हेलो हाय। कैसे हो आप सब लोग? चलिए यार डिस्कशन शुरू करते हैं हमारे एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। आज हम पहुंच चुके हैं 22 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 3 में पूछे गए जीके जीएस के सवालों पर। अभी तक हमने टोटल 32 वीडियोस पूरे कर दिए हैं। आपको वो सभी वीडियोस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर सारी की सारी वीडियोस प्रॉपरली अरेंज्ड हैं। अच्छे से आपको अगर उनको फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं। उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं वो आप खुद अंदाज़ा लगाएँगे अगर आप एक बार किसी भी एक वीडियो के अंदर एंटर करके मेरा पूरा डिस्कशन सुनेंगे। ख़ैर एनीवेज़ इस सेशन को अगर आप पसंद करेंगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई बात कहनी हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए भई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। पीएसएलवी रॉकेट का क्या अर्थ है? व्हाट डज द पीएसएलवी रॉकेट स्टैंड्स फॉर? बहुत ही आसान सवालों में से एक है, बहुत खतरनाक सवाल नहीं है। हम आमतौर पर सुनते रहते हैं। एक लॉन्चिंग व्हीकल है जो कि इसरो के द्वारा डेवलप्ड है। इसरो ने इसको बनाया है और मेनली इसको डिजाइन करा गया है कि जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं उनको लॉन्च किया जा सके। कहाँ पर लॉन्च किया जा सके? एसएसओ के अंदर लॉन्च किया जा सके। अब आप बोलोगे कि ये एसएसओ क्या होता है? तो एसएसओ स्टैंड्स फॉर जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है ना पोलर रीजन में, वहां पर इसको लॉन्च करने के लिए यानी कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इस पीएसएलवी का यूज होता है। तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो बस आगे बढ़ने की नीड नहीं है, यही इसकी फुल फॉर्म होगी और इन्होंने यही बात इसमें ही पूछी थी। काम क्या करता है? इसरो के द्वारा डेवलप्ड है। मेनली इसको डिजाइन करा गया है कि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनको पोलर सन की सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर लॉन्च करा जा सके। अब ये पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्लियर है ना? पी बोले तो पोलर, एस बोले तो सैटेलाइट, एल बोले तो लॉन्च और वी बोले तो व्हीकल। तो ये हमें याद रखना है। एक और सवाल इसी सेम चीज से आपको पूछ सकते हैं कि ये जो पीएसएलवी है ना, इसको एक और चीज बुलाया जाता है। वो क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये इसरो का वर्क हाउस है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वर्क हाउस ऑफ इसरो। कौन है? तो वो आपका पीएसएलवी कहा जाएगा। तो ऐसी बेसिक बातें भी आपसे पूछ लेते हैं। अब आपसे अगर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें इस सवाल से संबंधित एग्जाम में पूछी जाएंगी तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकते हैं? इस पीएसएलवी का यूज करके अभी तक हमने कौन कौन से ऐसे मुख्य अपने मिशंस को लॉन्च किया है? तो चंद्रयान 1 पीएसएलवी का यूज करा गया। जो हमारा मंगलयान था जिसको हम मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं, पीएसएलवी का यूज हुआ था। जो एस्ट्रोस्टैट है या फिर जो मल्टीपल फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का काम है वो हमारे इस पीएसएलवी के द्वारा करा जाता है। तो कुछ भी नहीं था, आसानी चीज थी। अब यहाँ पर एक और आपको एक्स्ट्रा बात याद रखनी है कि बताइए कि पहला सक्सेसफुल जो पीएसएलवी लॉन्च करा गया था वो कब करा गया? तो वो आपको 1994 याद रखना है। और पीएसएलवी लॉन्च कर सकता है मल्टीपल सैटेलाइट्स को अपने एक ही मिशन के अंदर। और इवन 2017 के अंदर तो भारत ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था जहां पर हमने कितनी लॉन्च करी थी? 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी। क्या यूज करके? पीएसएलवी यूज करके। और पीएसएलवी का कौन सा वर्जन था? वो C-37। तो पीएसएलवी C-37 का यूज करके कब 2017 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 104 सैटेलाइट्स को एक ही मिशन के अंदर लॉन्च करने का। तो ये जो संबंधित बातें हैं हमें ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट है कौन सा बिम्स्टेक सदस्य देश ऊर्जा के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अग्रणी है? विच बिम्स्टेक मेंबर स्टेट लीड्स द प्रायोरिटी एरिया ऑफ एनर्जी? अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, करंट अफेयर के रीजन में जो मल्टीपल मल्टीनेशनल ग्रुपिंग्स होती हैं वहां पर कुछ कुछ डेटा सामने आते हैं, जैसे कि बिम्स्टेक रिलेटेड चीजें आती रहती हैं। तो पहले तो आपके मन में सवाल होगा कि ये बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
यानी कि ये जो संगठन है ना, ये बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जो जितने भी देश आपको नजर आएंगे, उनके बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग बनाने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया है। इसके मेंबर कंट्रीज हमें रटे हुए होने चाहिए, एटलीस्ट मेजर कंट्रीज: इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये आपके मेंबर आपको बिम्स्टेक से रिलेटेड याद रखने हैं। अब इन्होंने हमसे कहा था कि कौन सा बिम्स्टेक मेंबर स्टेट लीड करता है प्रायोरिटी इन दी एनर्जी सेक्टर, तो हमारा देश यानी कि भारत इसमें लीड करता है। बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक क्यों है, क्या काम करता है, कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, वो क्लियर। तो बिम्स्टेक में होता है क्या है ना, जो अलग अलग आपके सेक्टर्स हैं उनकी जिम्मेदारी अलग अलग देशों को दी गई है, और एनर्जी सेक्टर की जो लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है, वो हमारे पास है। जिसमें भारत जो रीजनल पावर की कनेक्टिविटी है उसके ऊपर काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड करने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करता है। तो इसमें हमारा जो प्यारा देश है वो इसमें आपको अग्रणी नजर आएगा। ठीक है। अब यहां पर देखो सेकंड ऑप्शन में थाईलैंड दिया गया है। पहली चीज, क्या बिम्स्टेक का ही सदस्य है? बिल्कुल है, अभी जस्ट मैंने बताया था। लेकिन ये एनर्जी सेक्टर को लीड नहीं कर रहा है। श्रीलंका भी आपका बिम्स्टेक का मेंबर है, लेकिन श्रीलंका टूरिज्म और जो कनेक्टिविटी डिस्कशंस है उसके अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन एनर्जी सेक्टर के अंदर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश भी आपका बिम्स्टेक का फाउंडिंग मेंबर है, और जिसका हेडक्वार्टर आपसे अगर पूछा जाए तो कहां पर है? ढाका में। मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं, बांग्लादेश क्या है? फाउंडिंग मेंबर। ठीक है। हेडक्वार्टर भी हमने जान लिया कहां पर है, ढाका के अंदर है। लेकिन एनर्जी प्रायोरिटी एरिया लीड भारत करता है। ओके, तो या तो आपसे बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, जो इसके मेंबर्स हैं वो आपसे पूछ लेंगे, इसका हेडक्वार्टर हो सकता है ये आप लोगों से पूछ लें। तो बिम्स्टेक को कभी कभी एक ऑल्टरनेटिव के रूप में, एक रीजनल ग्रुपिंग कनेक्टिंग के रूप में भी देखा जाता है, जो कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। तो भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पाकिस्तान मेंबर नहीं है। ये जरूर आप याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट है कि सरकारी पहल का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करना है। Which government initiative aims to provide a unified platform for the citizens to access various government services online? अगेन भी देखो, ये एक ऐसा सवाल है जो कि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको जब कभी भी करंट अफेयर जहां से भी आप पढ़ते हैं, मैंने भी बहुत करंट अफेयर कराया है, लेकिन कभी भी जब आप वीकली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर कहीं से पढ़ते हैं, तो वहां पर अगर कोई इनिशिएटिव चर्चा में है, अब वो किसी भी वजह से हो, कि भाई वहां पर किसी वजह से ट्रैफिक ज्यादा बढ़ने की वजह से वहां पर एक्सेस करने में इश्यूज आए हों, तो ऐसी चीजें आती रहती हैं। अब यहाँ पर ये जो उमंग है, उमंग बोले तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये बहुत ज्यादा चर्चित ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अलग अलग सरकारी जो ऑनलाइन सर्विसेज है उनको एक ही जगह पर सिटीजन को एक्सेस कराता है। भारतीय सरकार ने इसको लॉन्च करा था इसी उद्देश्य से कि जो भी सरकार की अलग अलग सर्विसेज है उसको एक सिंगल मोबाइल प्लेटफॉर्म हो, वहां से वो उनको मिल जाए। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि भाई उमंग में बताइए ये जो एन है ये क्या है, या फिर जो जी है वो क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ठीक है, मैंने ये कह दिया कि कई सारी सरकारी सुविधाएं इसके अंदर दी गई हैं। अब वो जो सर्विसेज हैं, कौन कौन से सर्विसेज उमंग ऐप के अंदर है, इसमें आपको ईपीएफओ सर्विसेज नजर आएंगी, पैन सर्विसेज, आधार सर्विसेज, डिजी लॉकर का इंटीग्रेशन नजर आएगा, आप गैस बुकिंग कर सकते हैं, पेंशन की सर्विसेज इसके अंदर दी गई हैं, जो बिल पेमेंट की यूटिलिटी है वो भी इसके अंदर दी गई है। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए, एटलीस्ट मेजर। हमें उद्देश्य पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट कर रहे हैं, इसके अंदर हम ईज ऑफ एक्सेस की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम पेपरलेस सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। उमंग इसमें आंसर रहेगा। अब देखो, जैसे इन्होंने ऑप्शन में दिया है डिजी लॉकर, हमें पता होना चाहिए कि डिजी लॉकर क्या है। डिजी लॉकर मेनली स्टोर करता है और वेरीफाई करता है आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि आपका आधार, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी मार्कशीट।
तो ये आपका यूनिफाइड सर्विस प्लेटफॉर्म नहीं है डिजिट लॉकर, लेकिन इसके अंदर क्या-क्या चीजें हैं ये स्टोर कर रहा है आपके वेरियस जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं। कौन-कौन से वो भी मैंने बता दिया। ऐसे ही माई जीओवी एक इन्होंने ऑप्शन में दिया है, हमने इसको क्यों एलिमिनेट किया? क्योंकि ये एक गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन एक्सेस कराने का प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या करता है ये? ये एक सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर जो लोग हैं वो अपनी सजेशंस देते हैं और वहां पर अगर कोई सरकारी डिस्कशन चल रहा है उसके अंदर जाकर पार्टिसिपेट करता है। ऐसे ही ये एनईजीपी यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन्होंने ऑप्शन में दिया है। ये एक बड़ा पॉलिसी प्रोग्राम का फ्रेमवर्क है जो कि मतलब आपका ये नहीं है, मतलब यूनिफाइड प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर कल को हो सकता है आपसे एक और एक्स्ट्रा चीज पूछ ले कि भाई ये जो उमंग लॉन्च करा गया था कब लॉन्च करा गया था, तो भाई इसको 2017 के अंदर लॉन्च करा गया है। किसने डेवलप करा था? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। एनईजीडी इसके अंदर इन्वॉल्व है, मतलब नेशनल ई गवर्नेंस वाला जो डिवीजन है वो इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड स्लैम शब्द बताइए दिए गए चार विकल्प में से किससे जुड़ा हुआ है? सबसे आसान सवाल है, इसमें मुझे लगता है कि अगर किसी को थोड़ी सी भी दिलचस्पी है खेल जगत में तो वो इस सवाल को गलत नहीं करेगा। इसको देखते ही आप लोग आंसर करेंगे टेनिस। और अगर आप इवन क्रिकेट के जो बड़े-बड़े लेजेंड्स हैं उनको भी फॉलो करते हैं तो तब भी आप इसको आंसर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रैंड स्लैम जैसे बड़े-बड़े टाइटल्स के अंदर जो भारत के बड़े-बड़े क्रिकेटर्स हैं वो आजकल प्रेजेंट होते हैं। वहां पर वो जाकर उस टूर्नामेंट को, उस इवेंट को अटेंड करते हैं। तो ये जो शब्द ये जो टर्म है ग्रैंड स्लैम, ये सबसे कॉमनली आपका टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। टेनिस में कोई भी अगर प्लेयर अचीव करता है एक ग्रैंड स्लैम को, अगर उसने मान लो कि जो उनके 4 मेजर टूर्नामेंट हैं, एक सिंगल कैलेंडर ईयर के अंदर अगर उसने अचीव कर लिया तो वो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो एक सिंगल कैलेंडर ईयर के अंदर मेजर 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? क्योंकि उनसे संबंधित भी सवाल आपको नज़र आएँगे कि बताइए ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? तो एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जो रेड सॉइल पर खेला जाता है। ऐसे ही फ्रेंच ओपन है। ऐसे ही और कौन-सा है? विंबलडन है। जो ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। और ऐसे ही यूएस ओपन है। ये 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं जो एक सिंगल कैलेंडर ईयर के अंदर खेले जाते हैं। इसमें मल्टीपल कैटेगरी होती हैं। तो ये आपके जो 4 मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, इनको ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स कहा जाता है। ठीक? तो याद रखेंगे, ये बेसिक सी बातें हैं। ठीक है? चलिए। अच्छा, आपसे ना कभी-कभी ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए टेनिस के ग्रैंड स्लैम विनर्स कौन-कौन हैं? तो उसमें आपको रॉजर फेडरर का नाम नज़र आएगा, राफेल नडाल का नाम नज़र आएगा, नोवाक जोकोविच का नाम नज़र आएगा, सेरेना विलियम्स। मतलब उन्होंने एक कैलेंडर ईयर के अंदर ये चारों के चारों जीत रखे थे। तो अगर आपको याद रहे तो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 में भारतीय महिला लीग यानी कि जो इंडियन वुमेन्स लीग है फुटबॉल फाइनल का उद्घाटन संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? भाई देखो, प्योरली करंट अफेयर बेस्ड सवाल है ये, लेकिन इस सवाल को पता है कब पूछा गया है? 2025 के अंदर। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी ये तो पुराना सवाल पूछ लिया। जब आपके पेपर में आएगा तो आपको भाई देखो उसको याद भी रखना है, उससे संबंधित चीजें भी एक्स्ट्रा याद रखनी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहला संस्करण था। तो ये स्टैटिक फॉर्म में आपको अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ही बन जाता है। हो सकता है आपको कल को ये पूछ ले कि जो पहला एडिशन है इस IWL का वो कब हुआ था? तो वो 2017 में हुआ है। तो ये एक भी आपसे कल को ये सवाल पूछ सकते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर करा गया था? नई दिल्ली के अंदर करा गया था। इंडिया का एक टॉप लेवल का महिलाओं का फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसको हमारा AIIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इसको आयोजित करा गया। तो इतना ही बहुत है हमारे लिए जानना। तो आयोजित कहाँ पर करा गया था? ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है फूलदेई। फूलदेई का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय क्षेत्र के लिए आदित्य है? यानी कि द फेस्टिवल ऑफ फूलदेई इज यूनिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रीजन्स। अब वही वाली बात, स्टैटिक फॉर्म में हमसे जो ये मल्टीपल फेस्टिवल रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं वही इन्होंने हमसे यहाँ पर पूछ लिया। फूलदेई नाम है, एक ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक लोक त्योहार है जिसको मुख्यतः
जो लोग मनाते हैं वो मनाते हैं उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड के अंदर आपको कुमाऊं रीजन के अंदर ये त्योहार को लोग सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। तो ये पर्व बच्चे जो होते हैं या फिर जो नेचर होता है उनसे जुड़ा हुआ होता है, जिसमें बच्चे घर घर जाकर अपने फूल रखते हैं। लोग वहां पर प्रोस्पैरिटी यानी कि समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। एक तरीके से जो स्प्रिंग सीजन होता है ना, उसके आगमन का इसको एक सिंबल माना जाता है, तो ये बड़ी चीज है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो अगर कल को ये पूछें कि कौन सा राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड को आप इससे लिंक करेंगे। कल्चरल बेस पर आजकल बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें हमसे पूछी जा रही हैं, तो याद रखिएगा फूलदेई। तो आपका जो कुमाऊनी कल्चर है उससे लिंक है, स्प्रिंग फेस्टिवल के ट्रेडिशंस इसके अंदर लोग करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया है? Which of the following changes has been introduced to ensure faster trials under the BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? देखो, सबसे पहले जो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करी गई है, ये सारे के सारे चेंजेस 2023 के अंदर लाए गए। बहुत सारे सवाल हमने इस पर पहले भी करे हैं। तो इसने रिप्लेस करा था पहले का जो सीआरपीसी होता था, ये भी हमने बहुत बार बात कर चुके हैं। जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होते थे उसको ये रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया। एक जो मेजर रिफॉर्म अंडर बीएनएस इंट्रोड्यूस करा गया वो था कि आप अगर कोई व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है, आप किसी चीज को अगर सर्च कर रहे हैं, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाएगी, जिससे जो ट्रायल है वो तेजी से चलाए जा सकेंगे, ट्रांसपेरेंसी आपकी बेटर करी जा सकेगी। किसी भी अगर आपके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप डिजिटल तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। तो उद्देश्य यही है कि हम भारत को आधुनिकृत करें इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर इस तकनीक का यूज करते हुए। तो पहला है वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स यानी कि बयानों का वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ये वाली बात ही भाई यहां पर सही हो जाती है, आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो याद रखिएगा, बीएनएसएस ने किसको रिप्लेस किया है? सीआरपीसी को। अगर आपसे पूछा जाएगा आईपीसी को किसने रिप्लेस किया, आईपीसी को रिप्लेस करा बीएनएस ने, भारतीय न्याय संहिता ने। ऐसे ही आपको मैंने बीएसए के बारे में बताया था। नाउ व्हाट इज दिस बीएसए? ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके आया है, तो ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में केंद्रीय कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया और इस पद को संभालने वाली वह पहली महिला बनी है? देखो, वैसे तो ये स्टैटिक फॉर्म में एक आपके लिए अच्छा सवाल हो गया है, क्योंकि किसी पद को यानी कि यूनियन लॉ सेक्रेटरी के रूप में पहली महिला बनी है, तो ये तो आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, तो बताइए कौन पहली महिला बनी थी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एरिया में है, जहां पर हमें अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति संबंधित जो न्यूज होती है उनको अच्छे से सुनना और समझना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अंजू राठी राणा है, इनका आपको नाम याद रखना है। ये पहली महिला बनी जो कि यूनियन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट करी गई, और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन माना जा रहा है महिलाओं के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल गवर्नेंस के अंदर। तो यही मतलब एक तरीके से स्टैटिक बेस पर सवाल है। तो यहाँ पर ना आपको ये जो दिया गया है कि ये जो लॉ सेक्रेटरी बनी है, ये लॉ सेक्रेटरी किसके अंडर में काम करती हैं? तो ये करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस के अंतर्गत काम करती हैं, जहां पर इनको सरकार को लीगल एडवाइस देनी होती है, उनको लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग करनी होती है, उनको जो लीगल अफेयर्स होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। तो ये हमें याद रखना है। तो फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन, यंगेस्ट, लार्जेस्ट, इस तरीके की बात अगर कहीं भी नजर आए तो वो आप लोगों को याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल पूछ रहा है, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के दौरान तमिलनाडु का तट शुष्क क्यों रहता है? वाई डज द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून? अगर आप में से किसी ने भी मेरी इस यूट्यूब चैनल पर ल्यूसेंट की ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट कर रखी है, तो आप इसको गलत नहीं करोगे। क्योंकि होता है क्या है ना, जब हम जून सितंबर की तरफ देखते हैं, ये जो साउथ वेस्ट मानसून है जून से सितंबर के बीच में ही आता है ना, और इसी के कारण भारत के अलग अलग भागों में हम बारिश को
रिसीव करते हैं, लेकिन तमिलनाडु कंपैरेटिवली यहाँ पर कम बारिश को रिसीव करता है। तो होता क्या है, इसका कारण ये है कि जो बंगाल की खाड़ी यानी कि जो बंगाल की खाड़ी ब्रांच है ना इस साउथ वेस्ट मानसून की, वो ऑलमोस्ट पैरेलली चलती है तमिलनाडु के कोस्ट के, और जिसकी वजह से जो मॉनसून लेडन विंड्स हैं वो कोस्ट को स्ट्राइक करती हैं डायरेक्टली, मतलब स्ट्राइक नहीं करते हैं क्योंकि पैरेलली चल रही होती हैं, और वहां पर बहुत ही कम आपको ऑर्गोग्राफिक अपलिफ्ट अकर्स नजर आता है, और इसकी वजह से जो रेन्स है वहां पर वो आपको कम नजर आती है। एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। शीतकाल के दौरान अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवाती स्थितियों की उपस्थिति के कारण, यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जी नहीं, ऐसा नहीं है। विंटर साइक्लोन्स मेन रीजन नहीं है साउथ वेस्ट मानसून की ड्राई कंडीशंस का तमिलनाडु के अंदर। यहाँ अधिकांश वर्षा अरब सागर से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होती है, जी नहीं। तमिलनाडु मेनली जो उसको मिलती है ना, मतलब जो बारिश मिलती है वो बे ऑफ बंगाल से मिलती है, वो अरेबियन सी के साइक्लोन से नहीं मिलती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित है। देखो मैंने आपको बताया ना, पैरेलल ही था वो। तमिलनाडु यूनिक है, क्यों? क्योंकि मोस्ट जो इंडियन राज्य हैं वो रेन को रिसीव करते हैं साउथ वेस्ट मानसून से, लेकिन तमिलनाडु को जो मुख्य रूप से बारिश मिलती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से मिलती है, और इसकी वजह से आपने देखा होगा चेन्नई के अंदर काफी बाढ़ वगैरह आती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून और बे ऑफ बंगाल के अंदर आने वाले जो साइक्लोन है वो उसका कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अचेमेनिड फारस से उत्पन्न किस विदेशी तत्व ने मौर्य मूर्ति कला को प्रभावित किया? Which foreign element stemming from Achaemenid Persia influenced Mauryan sculptures? अब आपके गुरुजी ने ये आपको नहीं पढ़ाया होगा, मुझे पता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके गुरुजी ने आपको शायद ये वाला टर्म भी कभी नहीं सुनाया हो कि ये जो अचेमेनिड फारस है या फिर पर्शिया है। तो मौर्यन कला या उनकी स्कल्पचर स्पेशली ड्यूरिंग ये जो अशोक वाला टाइम है, अशोक वाला जो समय है, वहां पर आपको ये अचेमेनिड जो फारस है या पर्शियन आर्ट है उसका इन्फ्लुएंस यूज कराती हैं। अब आप बोलेंगे कि कैसे? देखो ये जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है ना, ये हम देख सकते हैं कि स्टोन पिलर्स को काफी पॉलिश किया गया है, वहां पर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बहुत ज्यादा मॉन्यूमेंटल बनाया गया है, वहां पर जो आर्टिस्टिक स्टाइल है ना उसको बहुत ही बड़ा, विशाल और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करी गई है, और इस स्टाइल को एक नाम भी दिया जाता है, इसको दिया जाता है बोल्ड एंड मैसिव रियलिज्म, यानी कि साहसिक एवं व्यापक यथार्थवाद। तो एग्जाम्पल का अगर आपसे कभी पूछे तो अशोकन जो पिलर्स है वो इसी का एग्जाम्पल है, जो सारनाथ का लायन कैपिटल है वो इसी का एग्जाम्पल है, जो आपको सैंडस्टोन के आर्किटेक्चर मिलते हैं पॉलिश्ड वाले वो इसी का एग्जाम्पल है। यूज ऑफ टेराकोटा बिल्कुल मत लगा देना, टेराकोटा आर्ट आपकी एग्जिस्ट करती थी भारत के अंदर मौर्यन रूल से बहुत पहले, पर्शियन कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है बिल्कुल भी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पेसिफिक डेटीज, ये भी मुझे यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि पर्शियन इन्फ्लुएंस जो था वो ज्यादातर आर्किटेक्चरल था, वहां पर इंडियन के डेटीज या फिर जो देवताएं हैं उनकी वर्शिप के पैटर्न नहीं थे, और हम यहाँ पर ये जो इन्होंने जटिल पिलीग्राफी या फिर फिलग्री वर्क दिखाया है ये भी हमें यहाँ पर गलत करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फिलग्री कार्य या फिर फिलग्री वर्क है ना ये मेनली ज्वेलरी से लिंक्ड है, या फिर ये जो डेकोरेटिव मेटल क्राफ्ट है ये उससे लिंक्ड है, तो ऑप्शन को भी आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, चलिए, गुप्त शासकों द्वारा प्रयुक्त कौन सी उपाधि उनके वैष्णव संबद्धता को करती है? Which title used by Gupta rulers reflected their Vaishnavite affiliation? अच्छा सवाल है, चार नाम दिए गए हैं, शायद आप लोग कंफ्यूज हो। अब ध्यान से समझिएगा, जो गुप्ता रूलर्स हैं वो फॉलो करते थे वैष्णविज्म, सबको पता है, यानी कि लॉर्ड विष्णु की वो पूजा करते थे, और वो वहां पर ना टाइटल भी मल्टीपल यूज करते थे, और ये जो वैष्णविट एफिलिएशन को रिफ्लेक्ट करते हुए टाइटल वो यूज करते थे वो थे आपके ब्रह्मगम।
समझ रहे हो? अब आप बोल रहे हैं ये मैंने क्या कह दिया, ये जो परम भागवत मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये है इसका मतलब, परम भागवत, ये टाइटल यूज़ करा जाता था। अब आपको कल को हो सकता है इसका मतलब पूछ लिया जाए, कि जी इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि भगवान विष्णु के ग्रेट डिवोटी, उनके बड़े डिवोटी, उनके बड़े आराधक, ठीक है? तो याद रखिएगा ये मतलब बेसिक चीज़ है। बाकी ये जो लोक धाम देव इन्होंने दिया गया है वो एलिमिनेट करेगा, ये कॉमन नहीं था गुप्ता रॉयल टाइटल के अंदर जो कि वैष्णवित एफिलिएशन को दर्शाता हो। परमेश्वर भी हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, ये जनरली भगवान शिव के एफिलिएशन से संबंधित है और उनके सुप्रीम रूलरशिप से संबंधित है, तो ये भी हमें यहाँ पर गलत करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में सबसे पहले से लेकर सबसे हाल तक व्यवस्थित करें। यानी कि arrange the following historical events in their correct chronological order from the earliest to the latest। देखो ये तीन दिए गए हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, अकबर ने अपना शासन शुरू किया और हुमायूं की मृत्यु। मैं देखो अगर आपने मुगल वाली हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको ये सवालों को सही करने में देखो गलत नहीं आएगा। एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, जो आपका ग्रैंड ट्रंक रोड थी उसको इम्प्रूव करना, उसको एक्सटेंड करना, ये वाला काम शेरशाह सूरी ने करा था। और उस समय कौन सा था? वो 1540 वाला समय था, तो ये हमें पढ़ाया जाता है। दूसरे नंबर पर क्या है? अकबर बिगिंस हिज राइन, अकबर ने अपना शासन कब शुरू करा था? हुमायूं की डेथ के बाद अकबर रूलर बनता है ना, कब? 1556 में। और तीसरे नंबर पर इन्होंने क्या दिया है? हुमायूं की डेथ। हुमायूं की डेथ कब हुई थी? जब वो लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिर गया था। कब? 1556 में। तो आप लोग मुझे बताओ कि पहले हुमायूं मरा होगा, उसके बाद अकबर का शासन शुरू हुआ होगा ना, तो पहले आएगा 3 और फिर आएगा 2। तो सबसे पहले आएगा 1540 यानी कि 1, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 2, तो 132। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका इसमें करेक्ट रहेगा। सही है, आसानी है, मतलब इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। ग्रैंड ट्रंक रोड पर आधारित बहुत सवाल आपके ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये किस किस को कनेक्ट करा करती थी? ये बंगाल को पंजाब के साथ कनेक्ट करती है। वन ऑफ द एशियाज जो सबसे पुरानी मेजर रोड है उसमें इसको जाना गया है। शेरशाह सूरी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। रोड नेटवर्क हो या फिर जो करेंसी के अंदर रिफॉर्म्स लाने हो, पोस्टल सिस्टम पर काम करना हो, इन सभी पर शेरशाह सूरी ने अपना योगदान दिया था। ठीक है, अब एक और चीज आपको पता है कि हुमायूं की डेथ के बाद तुरंत तो अकबर को यहाँ पर बना नहीं गया था। शुरुआत में तो किसको बनाया गया था, मतलब किसने संभाला था पूरा प्रशासन? बैरम खान ने। नाम लिख देता हूं, बैरम खान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? द गवर्नर जनरल्स काउंसिल एज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? तो देखो ये भी हमें बहुत बार रेगुलरली पढ़ाया जाता है जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये पहला ऐसा मेजर कदम था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा उठाया गया था कि भाई हमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के अंदर है उसके प्रशासन को कंट्रोल करना है। अब इस एक्ट के अंदर जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। एक काउंसिल बनाएगी, उस काउंसिल के अंदर कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे जो कि उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मदद करेंगे। तो ये जो 4 मेंबर हैं ये हमसे यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया। याद रखेंगे पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हास्टिंग्स, इनका नाम याद रखिएगा। और ये जो डिसीजन था काउंसिल का वो कई सारे मतलब वोटिंग वगैरह हुए थे, उसके बाद इसको स्टैब्लिश करा गया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है भाई ये 1773 वाला, पहला, क्योंकि ऐसा कदम है जहां पर एक पार्लियामेंट्री कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पर ये स्टैब्लिश कर रहे हैं। एक केंद्रीकृत प्रशासन की भारत के अंदर शुरुआत हुई इससे, तो ये हमें याद रखना है। इसके साथ ही आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट था वो कलकत्ता के अंदर स्टैब्लिश करा गया इस एक्ट के बाद 1774 के अंदर।
गवर्नर जनरल सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया, तो ये याद रखना है। बाकी वॉरेन हस्टिंग का नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है ये फिल इन द ब्लैंक हमें करना है। अगस्त 2004 में कहां पर आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का पहला ओलंपिक निशानेबाजी पदक राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता था? तो देखो 2004 के जो ये समर ओलंपिक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि पहला ओलंपिक निशानेबाजी पदक ये राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता था। आप इनको आज के टाइम में एक्टिवली देखते हैं, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज और मल्टीपल डिस्कशंस के अंदर ये अपने आप को पार्टिसिपेट रखते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पर करा गया था वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको स्टैटिक जीके के अंदर प्रॉपरली एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है मैंने, ओलंपिक्स एंड इंडिया इन ओलंपिक्स। उसमें मैंने जितने भी ऐसे संबंधित एक्सपेक्टेड सवाल हो सकता है या टॉपिक्स या पॉइंट हो सकता है वो सब बताए मैंने आपको। तो ये जो 2004 वाला ओलंपिक था ये एथेंस के अंदर हुआ था, तो एथेंस ग्रीस, ये जो सी वाला ऑप्शन है ये हमें याद रखना है। आपने राज्यवर्धन सिंह राठौर की अगर वो वाली पिक्चर देखी होगी तो वो ऐसे ऊपर रखा हुआ है उनका, वो रखता ही नहीं है वो ऐसे, तो एथेंस के अंदर रखवाते हैं वो, ठीक है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था ये भी याद रखना है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर। वो जाते नहीं, इधर से जाता है फिर ठा ठा मारते हैं उसके अंदर। तो ये इंडिया का पहला एवर ओलंपिक मेडल था शूटिंग के अंदर, तो ये इसलिए एक अच्छा सवाल बन जाता है। बीजिंग चाइना इन्होंने दिया गया, ये बीजिंग चाइना के अंदर ओलंपिक कब आयोजित हुए थे? 2008 में, यानी कि एथेंस के अगले साल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिडनी इन्होंने सेकंड ऑप्शन में दिया है। 2004 से पहले जो 2000 वाले ओलंपिक थे वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित थे, इसमें हमारी कर्ण मल्लेश्वरी का आपने नाम बहुत ज्यादा चर्चा में सुना होगा। अटलांटा यूएसए के अंदर 1996 में आयोजित हुए थे, ये याद रखने भाई हमें, ठीक है। अभी ये भारतीय सरकार के अंदर राज्यवर्धन सिंह राठौर यूनियन मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। 2008 के अंदर आपको पता है इसमें क्या क्या हुआ था? अभिनव बिंद्रा ने भारत का पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, तो ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट है अमित चौधरी की पुस्तक फ्रेंड ऑफ माय यूथ का केंद्रीय विषय क्या है? अलग अलग बुक्स एंड ऑथर्स तो आपसे पहले पूछे जाते थे, अब ये किताबों के सेंट्रल थीम या फिर उसके अंदर किन बातों के बारे में बात हुई है, किन चीजों पर चर्चा हुई है, वो भी आपसे पूछते हैं। तो व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक फ्रेंड ऑफ माय यूथ बाय अमित चौधरी? तो पहले तो ये भी याद रखिएगा कि ये अमित चौधरी जी की बुक है, नाम भी आपने यहाँ पर याद रखना है। तो देखो अमित चौधरी एक बड़े इंडियन ऑथर है जिनको उनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए जाना जाता है, जो कि वो अपने फिक्शन के अंदर लिखते हैं, जहां पर वो अर्बन मिडिल क्लास की लाइफ के बारे में बताते हैं, मेमोरी, आइडेंटिटी, उनके रिश्ते कैसे हैं। तो ये जो पुस्तक है फ्रेंड ऑफ माय यूथ, ये इंडियन फैमिली की एक स्ट्रक्चर के बारे में ब्यौरा देती है, उनकी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में बताती है, उनका जो इमोशनल और सोशल रिश्ता है उनके बारे में बताई जाती है। तो इसको इंटरकनेक्टेड नैरेटिव और रिफ्लेक्शंस के साथ इन्होंने लिखा है, काफी फेमस बुक है, ठीक है। तो लिटरेरी रियलिज्म के लिए इनको जाना जाता है, ये एक अलग तरीके से इनकी स्टोरी टेलिंग होती है, कई सारी किताबों में, मतलब मूवीज में भी इनकी इन किताबों के यूज करे गए हैं। तो अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टोरीज एक्सप्लोरिंग इंडियन फैमिलीज एंड आइडेंटिटी, ये जो बात थी आपकी ए ऑप्शन में ये करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरें। राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित होने के बाद भी राज्यपाल उसे विचारार्थ के लिए किसको भेज सकता है? इवन आफ्टर अ बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर द गवर्नर में फॉरवर्ड इट टू होम फॉर द कंसिडरेशन। अच्छा सवाल है। आपको पता है कि जब कोई बिल स्टेट की जो विधानसभा है उनके द्वारा पास कर दिया गया है तो जो गवर्नर है उस राज्य का, उसके बाद कई सारे ऑप्शन होते हैं, वो उसको मंजूरी दे दे, वो अपनी एसेंट को विडहोल कर दे, या फिर वो बिल को क्या कर दे, रिटर्न कर दे अगर वो मनी बिल नहीं है, या फिर वो बिल को रिजर्व कर लेगा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। तो भारत के संविधान के अधीन जो गवर्नर है वो ऐसे बिल को भेज सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मार्क करना पड़ेगा। और ये आमतौर पर कब होता है? जब होता है जब जो बिल है वो केंद्र के जो नियम है उसके साथ कन्फ्लिक्टेड है, इससे कोई संवैधानिक जो प्रावधान है वो प्रभावित हो रहे हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ये आपका बहुत ज्यादा कंसर्न बात है, तो तब ऐसा गवर्नर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड आर्टिकल बताएगा कोई? कौन सा ये आर्टिकल है जिसमें ये वाली बातें आपको नजर आएंगी? तो हमारे संविधान का
आर्टिकल 200 आपको याद रखना है, जो कि इस बात से कंसर्न्ड है। ठीक है, गवर्नर के पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं मैंने बताया। वो असेंट दे सकते हैं, वो अपनी असेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं, या फिर वो प्रेसिडेंट के लिए उसको रिजर्व रख सकता है। और लेकिन जो मनी बिल होते हैं वो रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं करे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नाभिक में बीटा प्लस 6 के दौरान क्या होता है। केमिस्ट्री की तरफ है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग बीटा प्लस डिके इन अ न्यूक्लियस। मल्टीपल डिकेज हमें पढ़ाया जाता है। जब ये बीटा डिके पढ़ाया जाता है ना, तो इसके अंदर जो प्रोटॉन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक न्यूट्रॉन में। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर जो एक पॉजिट्रॉन था, यानी कि जो एक बीटा प्लस पार्टिकल था, वो एमिट होता है, वो निकलता है, और उसके साथ एक न्यूट्रिनो भी एमिट होता है। अब आप बोलोगे कि मतलब कहने का क्या है, मतलब पी को मैं एन, और मैंने यहां पर बीटा एमिशन के साथ कुछ एनर्जी निकाल दी, और इसी की वजह से क्या होता है, जो प्रोटॉन नंबर है वो 1 से डिक्रीज होता है, लेकिन जो मास नंबर था, जो द्रव्यमान संख्या थी, वो आपकी सेम रहती है। समझ गए? तो ऑप्शन वाइज चले। प्रोटॉन नंबर डिक्रीज्ड बाय 1, मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या ये वाली बात मैंने आपसे कही बिल्कुल सही जाएगी आपके बीटा प्लस डिके के अंदर। आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन नंबर इंक्रीज्ड बाय 1, मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। ये तब होता है जब बीटा माइनस डिके होता है, बीटा प्लस में नहीं होता है ऐसा। दो तीसरा है, बोथ प्रोटॉन नंबर एंड मास नंबर डिक्रीजेस। मास नंबर चेंज नहीं होता है, पहली चीज तो बीटा डिके के अंदर। तो ये आपका डिक्रीज कैसे कह सकते हैं। डी है, प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। ये भी हमें यहां पर गलत करना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्फा डिके का वो है प्रॉपर्टी। ये अल्फा डिके के अंदर होता है, ना कि बीटा डिके के अंदर। तो याद रखेंगे, ये अलग अलग प्रकार के जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अगर अल्फा डिके आए, अल्फा डिके के अंदर क्या आपको क्या नजर आएगा, जो मास है उसमें आपको -4 करना है, और जो एटॉमिक नंबर है उसमें आपको -2 करना है। ये याद रखेंगे, पढ़ाया जाता है। फिर है बीटा माइनस, इसमें क्या होता है, इसमें आपका प्रोटॉन +1 होता है। बीटा प्लस में क्या होता है, इसमें आपका प्रोटॉन -1 होता है, और फिर आता है आपका गामा डिके। और गामा डिके में क्या होता है, नो चेंज। ये अलग अलग प्रकार के जो डिकेज है भाई, ये हमें याद रखना है। ठीक है, मास नंबर रिमेन्स द सेम, क्यों, क्योंकि टोटल जो न्यूक्लियंस होते हैं वो तो अनचेंज ही रहते हैं ना। आगे बढ़ेंगे। विश्व आर्थिक मंच के 2025 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार कौन सी प्रवृत्ति वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों की वर्तमान स्थिति की सबसे अच्छी तरह दर्शाती है। According to the World Economic Forum 2025 Energy Transition Index, which trend best reflects the current state of global energy system? अगेन ये करंट अफेयर बेस्ड सवाल हो गया। मल्टीपल रिपोर्ट्स ऐसे चर्चा में आती हैं, तो इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार वाली बात करी गई है 2025 की इस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर, तो जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसके कई सारे कारण हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, एयर कंडीशनिंग और जो कूलिंग की नीड होती है वो बढ़ी है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन बढ़ा है, और डेटा सेंटर्स और एआई का यूजेज भी बढ़ा है। तो ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर ये सारी बातों को हाईलाइट किया गया है। तो ये आपको एक एक करके ऑप्शन के जरिए देखना होगा कि इस बात से कौन सी चीज मैच खाती है। सिक्योरिटी अप, सस्टेनेबिलिटी डाउन, ये तो की ट्रेंड ही नहीं है जो कि इस रिपोर्ट के ऊपर डाला जाता है। विद्युतीकरण और शीतलन के कारण बढ़ी मांग, ये मैंने आपसे ऑलरेडी बात करी थी। सही है। ईटीआई को रिलीज कौन करता है, कल को ये सवाल पूछ सकते हैं। तो डब्ल्यूईएफ जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनके द्वारा जारी करा जाता है। इसमें एनर्जी सिक्योरिटी को ये देखते हैं, सस्टेनेबिलिटी पर देखते हैं, आपका इक्विटी देखते हैं, ट्रांजिशन रेडीनेस कितनी ज्यादा है, उन सभी चीजों पर बात करता है। तो वो भी हमें देखना है। विच इज करेक्ट, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। घूमर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपको दो स्टेटमेंट इन्होंने यहां पर दिए हैं।
अब देखो घूमर पर बात हो रही है तो आपको पैसे पढ़ाया हुआ है मैंने पहले। घूमर एक फेमस ट्रेडिशनल फोक डांस है जो कि कौन से राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। बहुत ही आसान है। अब ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये राजपूत कल्चर से एसोसिएटेड है, जहां पर जो महिलाएं परफॉर्मर्स होती हैं वो सर्कुलर मूवमेंट करती हैं, सर्कुलर डांस मूवमेंट करती हैं। तो ऐतिहासिक रूप में ये डांस को पहली बार परफॉर्म करा गया था जो भील ट्राइबल वुमेन हुआ करती थी, और बाद में राजपूत कम्युनिटी ने इसको अडॉप्ट किया और इसको पॉपुलराइज किया अपने रॉयल कल्चर के अंदर। तो पहला इन्होंने दिया है कि इसके शुरुआती कलाकार भील महिलाएं थी, बाद में राजपूतों ने इसे अपना लिया था। वाली बात बिल्कुल सही जाएगी। सेकंड है, घूमर को 2015 में यूनेस्को आईसीएच सूची में शामिल किया गया था। देखो घूमर को इसमें मतलब शामिल नहीं करा गया, है ना। मैनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इंडियन कल्चर के ट्रेडिशंस को रिकॉग्नाइज करता है यूनेस्को, बट इसको नहीं करा गया है। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ओनली वन इज करेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसमें आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है। ये मल्टीपल जो डांस और संबंधित राज्य है याद रखिएगा, जैसे घूमर है राजस्थान से संबंधित है, कलबेलिया, कलबेलिया ये आपका राजस्थान से संबंधित एक डांस है। आप गरबा का जिक्र करते हैं तो वो आपका गुजरात से है कि नहीं? ये पता होना चाहिए। बिहू की बात होती है वो असम से है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए हमें ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट। इकोनॉमिक्स की बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस तरीके के सवालों के जरिए मिलती है। आपको पता है कि सरकार की जो रिसीट होती है वो मेनली दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कैपिटल रिसीट और एक होती है रिवेन्यू रिसीट। ये दो प्रकार की रिसीट है, मतलब जो उनके पास चीजें आ रही हैं। अभी जो कैपिटल रिसीट इन्होंने यहां पर दी है, ये वो रिसीट होती हैं जो कि लायबिलिटी क्रिएट कर रही हैं या फिर आपके एसेट्स को कम कर रही हैं। अब जैसे मान लो कि एक लोन है वो आपने आरबीआई से लिया है, तो वो क्या कर रहा है, वो सरकार के लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि उसको आपको वापस करना है बाद में। तो यहां पर देखिए इनकम टैक्स कलेक्टेड, जी नहीं, इनकम टैक्स तो आपका रेगुलर इनकम है ना सरकार की, वो रेवेन्यू रिसीट के अंदर आएगा। तो ये रेवेन्यू रिसीट के अंदर है, ना कि ये कैपिटल रिसीट है। ऐसे ही डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू ये भी आपका नहीं जाएगा आपके कैपिटल रिसीट के अंदर। ये भी आपका सरकार की जो रेगुलर इनकम है वही तो है, ये भी आपका रेवेन्यू रिसीट के अंदर जाएगा। ये जो लोन टेकन फ्रॉम आरबीआई इन्होंने यहाँ पर सी ऑप्शन के अंदर दिया है, ये वाली बात इसके अंदर जाएगी। ठीक है। तो आपको ये अंतर पढ़ाते हैं, जब मैं आपको जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ तो मैंने आपको डिफरेंस भी पढ़ाए हैं कि भाई रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स के अंदर क्या होता है। जो रेवेन्यू रिसीट होती है वो रेगुलर इनकम होती है, जो कैपिटल रिसीट होती है वो नॉन रिकरिंग होती है। रेवेन्यू रिसीट के अंदर आपकी कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, लेकिन कैपिटल रिसीट के अंदर लायबिलिटी हो सकती है। रेवेन्यू रिसीट के अंदर टैक्स फ्री, डिविडेंड ये सब आते हैं, और जबकि जो कैपिटल रिसीट है उसमें आपका लोन हो, आप डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो सब चीजें आती है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी हमें पता होना चाहिए। कल को कैपिटल रिसीट के अगर उदाहरण पूछे जाए तो सरकार अगर बोरो कर रही है, अगर वो रिकवरी कर रही है लोन्स की, अगर उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट्स को प्रोसीड किया है, तो ये सब आपका कैपिटल रिसीट्स के एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक। नेक्स्ट है वी ओ चिदम्बरम पिल्लई, जिन्हें कपट लोटिया तमिजन के नाम से भी जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन के अग्रदूत थे, जिन्होंने कौन सा उद्यम शुरू किया? बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया नाम है ये। वी ओ चिदम्बरम पिल्लई, ऑल्सो नोन एज Kappalalotia Tamicham, was a pioneer of स्वदेशी मूवमेंट who started which enterprise। तो ये जो नाम है ना, ये बहुत ही बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और स्वदेशी मूवमेंट के बड़े सपोर्टर है उनके रूप में जाना जाता है, जिन्होंने स्वदेशी जो स्टीम नेविगेशन कंपनी है जो इन्होंने ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसको शुरू किया था। उद्देश्य यही था कि जो ब्रिटिशर्स की शिपिंग मोनोपोली थी उसको कम करा जाए, इंडिया की ओन्ड बिजनेसेस को प्रमोट करा जाए, इकोनॉमिक राष्ट्रवाद को इंकरेज करा जाए। तो ये हमें याद रखना है। ये कोलंबो और तुतिकोरिन से ये आपका कंपनी ऑपरेट करती थी, और इनके ये कंट्रीब्यूशन की वजह से ही भारत की शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। इनको तमिल हल्समैन के नाम से भी जानते हैं, कपोलेतिन थेलमैन। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय योजना फीडबैक के प्रति संवेदनशीलता कैसे प्रदर्शित करती है? हाउ डज इंडियन प्लानिंग डेमोन्स्ट्रेट रिस्पॉन्सिवनेस टू फीडबैक? अब आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, उन चार ऑप्शन से आपको यहाँ पर क्लैरिटी लेनी है। अब देखो होता क्या है, जो इंडियन प्लानिंग है वो प्रोसेस के अंदर आपका कंसिडर करता है कई सारी चीजों को, है ना। अब एक एक करके ऑप्शन वाइज जाना यहाँ पर सही रहेगा। जनता की राय जानने से पहले योजनाओं को अंतिम रूप देकर, क्या ये डेमोन्स्ट्रेट करता है? देखो ये तो डेमोक्रेटिक और जो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग है उसके अगेंस्ट है, कि आप पब्लिक ओपिनियन को लेकर जा रहे हैं, तो ये वाला तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। दूसरा है सार्वजनिक सुझावों को पूरी तरीके से खारिज करके जी नहीं, ये तो आपका एक तरीके से इंडिया प्लानिंग जनरली तो इंकरेज करता है ना स्टेक होल्डर के कंट्रीब्यूशन को। तीसरा है आलोचना और सिफारिशों के आधार पर ड्राफ्ट को संशोधित करके, ये वाला ऑप्शन यहां पर सही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इंडियन प्लानिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पर उसको फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करी गई है और उसको डेमोक्रेटिक रखने की भी कोशिश करी गई है। अगर कोई भी प्लान को आप या पॉलिसी को आप फाइनलाइज कर रहे हैं तो उससे पहले जो सरकार है वो ये कहती है कि भाई अगर कोई एक्सपर्ट है तो उस एक्सपर्ट के सजेशंस लिए जाएं, पब्लिक का फीडबैक लिया जाए, अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको रिव्यू करा जाए, और अगर उसके बाद आपको कोई नेसेसरी मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है तो आप वो करें। तो ये क्या दर्शाता है? ये उसकी रिस्पॉन्सिवनेस दर्शाता है, उसकी गवर्नेंस की एक रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर पार्टिसिपेटरी यानी कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को दर्शाता है। आपकी प्लानिंग का एक अडेप्टेशन जिसको हम अडेप्टिव प्लानिंग कहते हैं वो दर्शाता है। तो इसीलिए इंडियन प्लानिंग डिमॉन्स्ट्रेट करता है फ्लेक्सिबिलिटी, क्या करके अपने ड्राफ्ट को रिवाइज करते, क्या कर कैसे जो फीडबैक आए उनके अनुसार, जो रिकमेंडेशंस आए हैं उनके अनुसार। तो इसीलिए ये सी वाला ऑप्शन यहां पर सबसे सही जमेगा। वर्गीज कुरियन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्गीज कुरियन को लेकर यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए, एक एक करके उन चारों स्टेटमेंट पर हम यहाँ पर बात करते हैं। पहला है, उन्हें भारत के आईटी क्षेत्र में श्वेत क्रांति की शुरुआत करी। क्या स्टेटमेंट सही है? ये गलत है। व्हाइट रेवोल्यूशन इंडियन आईटी सेक्टर को लेकर इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, व्हाइट रेवोल्यूशन आपका मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, आईटी सेक्टर से नहीं है। दूसरा है, उन्होंने डेयरी फार्मिंग में बदलाव लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड का बीड़ा उठाया, वाली बात यहां पर भाई सही हो जाती है। ठीक है, तो वर्गीज कुरियन को हम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड के अंदर अपना मेजर रोल अदा करा। अब आप लोग बोलेंगे कि ऑपरेशन फ्लड क्या था? इसमें मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना था, हमें जो डेयरी फार्मर्स थे उनको एम्पावर करना था, एक कोऑपरेटिव डेयरी नेटवर्क को हमें बनाना था। तो ये इंडिया को एक वन ऑफ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स के रूप में फिर लेकर आता है। ठीक है, और इसी में जो अमूल कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो भी आपका संबंधित है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यूएचआई यानी कि अर्बन हीट आइलैंड यानी कि शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस शहरी कारक के कारण होता है? आपने अगर पढ़ा होगा तो भाई आप तभी बता पाओगे। करंट अफेयर में डिस्कशन जब हम पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स वगैरह हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। यूएचआई बोले तो अर्बन हीट आइलैंड। अब इसका जो ये प्रभाव है ये रेफर करता है कि अर्बन जो एरिया है यानी कि शहरी जो एरिया है वो आपके गर्म हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जो रूरल एरिया के सराउंडिंग में जितनी गर्मी है ना उससे ज्यादा अर्बन एरिया के अंदर। उसका कारण क्या है? वहां पर जो कंक्रीट है वो अब्सॉर्ब करती है हीट को और उसको फिर रिटेन भी करती है, अपने पास भी रखती है। वहां पर ग्रीनरी नहीं है, वहां पर पेड़ नहीं है, वहां पर हीट जो निकलती है आपके वाहनों से, इंडस्ट्रीज से, वो उसका कारण है। बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा डेंस हैं जो कि एयर फ्लो में आपका कमी लाती हैं। तो इसी वजह से जो शहर है वो आपका गर्म रहते हैं स्पेशली रातों में। ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी इन प्री अर्बन रीजन्स, क्या ये प्राइमरी कॉज करता है अर्बन फैक्टर्स? ये वाला फैक्टर थोड़ी ना है, ह्यूमिडिटी एलोन थोड़ी ना प्राइमरी कॉज यूएचआई का है कि नहीं। डेंस वेजिटेशन, वेजिटेशन तो यहाँ पर है ही नहीं, बहुत कम हो गया है। तीसरा है कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, लो वेजिटेशन एंड वेहिकुलर हीट, ये वाली बात जो थी ये वाली बात बिल्कुल सही है कि नहीं? चलिए
कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। पहला देखते हैं, अनुच्छेद 246 ए संसद को जीएसटी पर कानून बनाने का विशेषाधिकार प्रदान करता है। मैं इसको गलत कर दे दूंगा, यहां पर देखते ही पढ़ते ही। आर्टिकल 246 ए इस प्रकार की कोई एक्सक्लूसिव जीएसटी लॉ मेकिंग पावर नहीं दे रहा है ओनली सिर्फ पार्लियामेंट को, बल्कि पार्लियामेंट यानी कि संसद और राज्य की जो लेजिस्लेचर्स है, विधानसभाएं हैं, वो आपका लॉ बना सकती है जीएसटी के ऊपर। अगर कोई इंट्रा स्टेट जीएसटी की बात है तो दोनों केंद्र और राज्य के पास पावर है, और अगर कोई इंटर स्टेट जीएसटी की बात है तो वहां पर पार्लियामेंट के पास इसके लिए एक्सक्लूसिव पावर है। तो इसीलिए मैंने यहां पर ये आपका आर्टिकल नंबर यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है इसको गलत कर दिया। दूसरा, राज्यों के पास अंतरराज्यीय जीएसटी पर कोई विधायी शक्ति नहीं है। देखो गलत करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया ना, स्टेट के पास तो होती है ना लेजिस्लेटिव पावर, अगर वो इंट्रा स्टेट जीएसटी की बात है, इसलिए मेरे को गलत करना पड़ेगा। तीसरा, जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 ए के तहत एक संवैधानिक निकाय है, ए हमें सही करना पड़ेगा। 279 ए आर्टिकल इसीलिए फेमस है ना, जिसमें ये रिकमेंड करती है काउंसिल कि जीएसटी रेट्स क्या होंगे, टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें एग्जाम्पशन अगर देना है, जीएसटी रिलेटेड अगर रिफॉर्म्स लेकर आना है, तो ये इसी के अंदर बातें होती हैं। तो इसमें सिर्फ तीसरा सही है भाई, ओनली सी इज करेक्ट। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, जीएसटी को कब इंट्रोड्यूस करा गया था? 1 जुलाई 2017। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हमें याद रहना चाहिए। तो 101वां था ना ये, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ओके, तो चलिए भाई, ये था हमारा डिस्कशन। आज हमने खत्म किया 22 सितंबर 2025 की शिफ्ट 3 में पूछे गए जीके जीएस के सवालों को। इस क्लास की पीडीएफ विद सॉल्यूशन मेरे ऐप पर अवेलेबल है। ये मेरा ऐप है, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। तो यहां से जाकर आप एक्सेस कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो रॉबिन SIRG करके ये मेरा यूजर नेम है इंस्टा का, आप मेरे को यहाँ पर पर्सनली करके कनेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे दोस्त। अगर आप कमेंट करके जाएंगे, सराहना करके जाएंगे तो और बढ़िया रहेगा, वीडियो उससे और खुश होती है। और क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। चैनल पर कंपैरेटिवली हमारे कम लोग हैं, उन लोगों के ज़्यादा हैं जो बिना बात की पैसा लगाकर मार्केट में अपने आप को बड़ा बना लेता है। बट हम कोशिश कर रहे हैं मेहनत करने की। तो चलो इसमें इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।